Hello viewers, welcome to CBSE and ISC board class 12 biology episode 1.4. We are with the last unit of this chapter, that is sexual reproduction, and we are working with reproduction in organisms. So we are with the last part, sexual reproduction. What do you mean by sexual reproduction? Sexual reproduction is a type of reproduction where haploid gametes are required and there is an involvement of both male and female parents, where gametes fuses with each other to form zygote, which is a single cell, and zygote itself is a diploid. क्योंकि यहाँ पर स्पर्म और ओवम जो मेल और फीमेल पेरेंट्स में से आने वाला है वो फ्यूज़ हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा ज़ाइगोट बनाने के लिए, और फिर वो ज़ाइगोट बन जाएगा एक हैप्लॉइड मेल स्पर्म एंड एक हैप्लॉइड सेल फ्रॉम द फीमेल पेरेंट, दोनों मिल के डिप्लॉइड ज़ाइगोट बनेगा विच अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. और वो क्या बनाएगा? माइटोटिक डिवीजन होके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाएगा. एज इट possesses द जीनोम फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, द ऑर्गेनिज्म इज जेनेटिकली डिफरेंट. तो फिर जो ऑर्गेनिज्म जो आने वाला है, जो न्यू बॉर्न ऑफस्प्रिंग है, उसके अंदर दोनों के जीन्स होंगे, बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स के जीन होंगे, इसलिए वो जेनेटिकली डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स इन अ सर्टन फीचर्स ओनली, सीन इन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो वो प्लांट्स में भी दिखाई देता है और एनिमल्स में भी दिखाई देता है. चलो कुछ टर्म्स जो है वो देख लेंगे हम पहले यहाँ पर. टर्म्स नंबर 1, दैट इज यूनिसेक्सुअल एनिमल्स. 2, बाइसेक्सुअल एनिमल्स और ऑल्सो नोन एज hermaphrodites. Plants, bisexual plants, that is monoecious. Unisexual plants, that is dioecious. And unisexual flower and bisexual flower. सबसे पहले यूनिसेक्सुअल एनिमल्स, इसके अंदर सेक्सेस जो है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं. स्पेशली मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स एंड मैनी इनवर्टिब्रेट्स आर देयर विच आर यूनिसेक्सुअल एनिमल्स. एज फॉर एग्जाम्पल अगर आप ह्यूमंस देखो तो ह्यूमंस के सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं. मैमल्स के अंदर सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं. बाइसेक्सुअल एनिमल्स, उसके अंदर उसे कहते हैं hermaphrodites. जिसके पास बहुत सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उसे कहते हैं hermaphrodites, यानी कि बाइसेक्सुअल एनिमल्स. एज फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म, स्पॉन्जीज, टेपवॉर्म, लीच. मोनोसियस प्लांट का मतलब होता है बाइसेक्सुअल प्लांट, हैज़ बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. तो उसके पास दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं. एज फॉर एग्जांपल चारा, कोकोनट, मेस, कैस्टर, बीन, चाइना रोज एंड क्यूकरबिटा. डायोसियस प्लांट का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल, यानी कि उसके पास जो पौधा होगा या तो प्लांट होगा, उसके पास सिर्फ अपना खुद का एक मेल फ्लावर होगा, फीमेल फ्लावर दूसरे प्लांट के ऊपर होगा, लेकिन दोनों के स्पीसीज सेम होंगे. जैसे कि पपाया स्पीसीज के 2 टाइप के प्लांट्स आते हैं, एक मेल प्लांट एंड एक फीमेल प्लांट. मेल प्लांट होगा वो मेल फ्लावर बनाएगा, फीमेल प्लांट होगा वो फीमेल फ्लावर बनाएगा, यानी कि वो दोनों स्पीसीज सेम है लेकिन सेक्सेस डिफरेंट है, उसे कहते हैं डायोसियस प्लांट. दूसरा एक एग्जाम्पल है मलबरी या तो फिर डेट प्लांट. यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या? आइदर दे हैव स्टेमेंस और कार्पल्स. अगर मेल फ्लावर प्रेजेंट है प्लांट के अंदर तो उसे कहते हैं स्टेमिनेट फ्लावर, और अगर फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है उसके अंदर तो उसे कहते हैं पिस्टिलेट फ्लावर. अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है तो वो एक ही फ्लावर के ऊपर दोनों मेल एंड फीमेल, एंड्रोशम एंड गाइनोशम दोनों उसके ऊपर ही होगा. जैसे एज फॉर एग्जांपल स्वीट पोटैटो, चाइना रोज एक्सेट्रा. फीचर्स क्या? फेजेस ऑफ देयर लाइफ के अंदर कौन से फेजेस होंगे? तो पहला जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड एजिंग और सेनेसेंट फेज. सो जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज में कौन से? तो पीरियड ऑफ ग्रोथ फ्रॉम बर्थ टू मैच्योरिटी फॉर रिप्रोडक्शन, यानी कि उसका मतलब क्या हुआ? ग्रोथ से लेके ग्रोथ होगा बराबर, उसका जो डेवलपमेंट होगा वो किसके बीच में होना चाहिए? बर्थ से लेके मैच्योरिटी तक. तो उसका ग्रोथ पीरियड कब से कब तक? बर्थ से लेके मैच्योरिटी. मैच्योरिटी कब तक? जब तक वो सेल्स प्रोड्यूस नहीं करता तब तक. जुवेनाइल होगा तो उसे एनिमल्स में कहेंगे, अगर प्लांट्स होता तो वेजिटेटिव फेज में कहेंगे. रिप्रोडक्टिव स्टेज का मतलब क्या? जहाँ पर वो मैच्योरिटी बिगिन करता है, यानी कि अगर ह्यूमंस में देखो तो मेल होगा तो वो करीबन 13 से 14 साल की उम्र में सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, स्पर्म प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा. अगर फीमेल होगी तो 12 से 13 साल के अंदर 12 to 13 ईयर्स में प्यूबर्टी पीरियड उसका आ जाएगा, तो उसे कहते हैं मैच्योर फेज. कब तक चलेगा? तो कि 50 ईयर्स तक चलता रहता है ये सब, फिर बाद में धीरे धीरे एजिंग एंड सेनेसेंस की प्रोसेस में चला जाता है. एनीवे वी मूव ऑन विद एन एग्जांपल ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज. जैसे एज फॉर एग्जांपल बैम्बूसा टूल्डा, वो लाइफ में 50 से 100 साल के बीच में एक ही बार वो फ्लावरिंग करेगा. स्ट्रॉबिलैंथस कुंथेनियाना, ऑल्सो नोन एज नीला कुनर्जी, फ्लावर्स वंस इन अ 12 ईयर्स.
12 साल में एक ही बार वो फ्लावर करता है। ये सब 1 मार्क क्वेश्चन है। एनिमल्स शो नंबर ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस बिफोर द ऑनसेट ऑफ एक्टिव रिप्रोडक्शन फेज एंड शोज हार्मोनल चेंजेस। तो इस दरमियान यानी कि ये जो पूरा टाइम ड्यूरेशन है रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर, उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, स्पेशली हार्मोनल चेंजेस आते रहते हैं। एंड द लास्ट वन इज द एजिंग, ऑल्सो नोन एज सेनेसेंस। At the end of reproductive phase, there is a slowing down of various functions and metabolism, leading to the gradual deterioration, which is irreversible stage of aging, also known as senescence, finally leading to death. यहाँ पर स्पेलिंग में मिस्टेक है, यहाँ पे डी आएगा, so that is called senescence. Senescence leading to death. So these are the 3 stages. कुछ टर्म्स है वो आपको भी यहाँ पे देखने हैं, जैसे कि सीजनल ब्रीडर, कंटिन्यूस ब्रीडर में वापस 2 तरह के होंगे। पहले सीजनल ब्रीडर, ब्रीडिंग ओनली ड्यूरिंग सर्टन पीरियड ऑफ द ईयर। पूरे साल में सिर्फ कुछ एक सीज़न ऐसा आता है जहाँ पर वो ब्रीड करेंगे, जैसे कि बर्ड्स, लिजर्ड्स, फ्रॉग्स। हाउएवर बर्ड्स केप्ट इन द पोल्ट्री में जो बर्ड्स होते हैं जैसे कि चिकन बराबर, वो सब को थ्रू आउट द ईयर में ब्रीड करवा सकते हैं बाय इंजेक्टिंग हॉर्मोन्स। कंटिन्यूस ब्रीडर का मतलब क्या, कैन ब्रीड थ्रू आउट देयर सेक्शुअल मैच्योरिटी। जितनी बार मैच्योरिटी रीच हो जाएगी उस टाइम पे वो ब्रीड करना शुरू कर सकता है। जस्ट एज फॉर एग्जांपल काउ, शीप, डॉग्स, मंकीज, एप्स, ह्यूमंस। फीमेल इन मैमल्स अंडरगो अ नंबर ऑफ साइक्लिक चेंजेस एंड एक्टिविटीज ऑफ ओवरीज एंड एक्सेसरी डक्ट्स ड्यूरिंग देयर रिप्रोडक्टिव फेज, यानी कि हार्मोनल चेंजेस आता है उस टाइम पे। और वहाँ पर 2 साइकिल देखने को मिलती है पूरे कंटिन्यूस ब्रीडर्स के अंदर, एक तो ओस्टरस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओस्टरस साइकिल किसके अंदर होगा, वो नॉन प्राइमेट के अंदर होता है, जैसे काउ, शीप, रैट्स, डियर, डॉग्स एंड टाइगर्स के अंदर। मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में देखने को मिलती है, लाइक प्राइमेट बोले तो एप्स, मंकीज, ह्यूमंस, वो सब। एंड मैमल्स लिविंग इन द कोल्ड कंडीशंस आर सीजनल ब्रीडर्स। सो दिस इज एन एक्सेप्शनल केस हियर, मैमल्स लिविंग इन द कोल्ड कंडीशंस, यानी कि अलास्का, at the polar regions, they are basically seasonal breeders. Let us move on to the events occurring during the sexual reproduction. There are the 3 events: pre-fertilization यानी कि fertilization से पहले, फिर दूसरा fertilization के टाइम पे, एंड तीसरा आफ्टर fertilization which is known as post-fertilization events. Pre-fertilization events में क्या कौन सा आएगा, तो कि गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। तो सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, गैमेटो का मतलब गैमेट्स। अगर मेल फॉर्मेशन कर रहा है स्पर्म, यानी कि मेल स्पर्म फॉर्मेशन कर रहा है तो उसे होगा स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर फीमेल ओवा प्रोड्यूस कर रही है तो oogenesis। तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्पर्म के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। सो स्पर्मेटोजेनेसिस मेल के लिए एंड फीमेल के लिए oogenesis। दोनों which division it is helping, meiosis से वो चलता रहता है। from which they arise could be either haploid, example monera, fungi, algae and bracteoles। अगर डिप्लॉइड से शुरू होता है तो कौन सा आएगा, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। हमारी बॉडी के अंदर वो स्टार्ट कहाँ से होगा, डिप्लॉइड से होगा, और स्पर्म एंड ओवम बनाएगा, वो है हैप्लॉइड। लेट अस सी सर्टेन टर्म्स। सबसे पहले गैमेट क्या है, तो क्या रिप्रोडक्टिव सेल होता है, उसे कहते हैं गैमेट। और वो कैसा होता है, वो हैप्लॉइड होता है। अभी कभी गैमेट सेम होगा तो उसे होमोगैमेटिक, अगर गैमेट्स अलग अलग है तो हेट्रोगैमेटिक। जैसे कि मेल और फीमेल गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सेम, एज फॉर एग्जांपल क्लैडोफोरा, तो उसे कहते हैं आइसोगैमेट्स और होमोगैमेट्स। अगर डिफरेंट है, एज फॉर एग्जांपल इन ह्यूमंस, sperm and ovum, both of them are different, then it is known as heterogametes or isogametes. So example, male anthrozoid, sperm, female egg, ovum, fucus, algae, humans, etc. The next one is isogamy, fusion of 2 similar gametes seen in the green algae and fungi and in unicellular organisms like monocytosis. These are the examples of isogamy. Anisogamy का function, anisogamy का मतलब fusion of 2 dissimilar gametes. So gamy का मतलब there is a process is involved. अगर 2 similar gametes अगर fuse हो गए तो isogamy, gamy का मतलब fusion, iso का मतलब same, anisogamy का मतलब different, gamy का मतलब fusion. So fusion of 2 dissimilar gametes and isogamy, aniso का मतलब different and gamy का मतलब the process of fusion. The fusion of 2 dissimilar gametes is known as anisogamy and similar gametes is known as isogamy. So I hope you understood these terms,
and those dissimilar gametes are known as microgamete and macrogamete. Microgamete का मतलब होता है स्पर्म जो मेल प्रोड्यूस करता है, एंड मैक्रोगैमेट का मतलब होता है वो जो फीमेल प्रोड्यूस करती है। गोनाड्स का मतलब क्या कि जहाँ से वो सेक्स और सेक्स सेल्स प्रोड्यूस होने वाले हैं। स्पर्म कहाँ से प्रोड्यूस होने वाला है? टेस्टिस से। और ओवर कहाँ से प्रोड्यूस होने वाली है? ओवरी से। तो वो टेस्टिस एंड ओवर आर कंसिडर्ड एज अ गोनाड्स। जैसे कि पोलन कहाँ से प्रोड्यूस होगा? एंथ्रेडिया में, या एंथर्स में से, या तो स्पोरेंजियम में से। अगर फीमेल होगा तो कहाँ से प्रोड्यूस होगा? तो भाई ओवरी में से, या तो फिर मेगास्पोरेंजियस। नाउ अनदर पार्ट इज गैमेट ट्रांसफर। सो गैमेट्स आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट टू दी अनदर पार्ट। जैसे कि मोस्टली अगर ह्यूमंस में देखते हो तो फीमेल के अंदर जो होता है वो तो उसी जगह पे रहता है, स्पर्म को अंदर जाना पड़ता है। After the formation of gametes, both gametes are required to brought together for the fusion by the process of fertilization. In the most organism, male gamete is motile, female gamete is non-motile. In algae and fungi, both gametes are motile. लेकिन ह्यूमंस में तो ऐसा था कि भाई फीमेल गैमेट होगी वो नॉन मोटाइल होगी और मेल गैमेट होगा वो मोटाइल। लेकिन algae और फंगाई के अंदर both of them are motile. In plants like algae, bryophytes, pteridophytes, water is necessary for the gamete transfer. यानी कि अगर पानी नहीं होगा तो फिर algae, bryophytes और pteridophytes के gamete transfer होगा नहीं। gamete transfer नहीं होगा तो fertilization नहीं होगा। यानी कि for the process of fertilization in algae, bryophytes and pteridophytes, water is playing an important role. In flowers, plant pollens, male gametes are carried by the vectors for pollination. यानी कि plants के अंदर जो pollen को जब ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए वेक्टर्स होना ज़रूरी है, बिकॉज सम ऑफ द पोलन्स आर ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड और यू कैन से विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स सच एज बैट्स, हनी बीज एक्सेट्रा, इन विच देर इज़ अ लॉस। तो इसके लिए बहुत सारा लॉस चला जाता है क्योंकि वो पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा फीमेल गैमेट्स के ऊपर, यानी कि स्टिग्मा के ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। उसकी वजह से जो मेल गैमेट्स होते हैं यानी कि पोलन्स होते हैं, बहुत सारा large amount of pollens are produced in order to provide or in order to have fertilization करने के लिए बहुत सारे पोलन्स बहुत सारे पोलन्स बनाएगा तो उसमें से चांसेस बढ़ जाएंगे कि कोई ना कोई पोलन तो जाके स्टिग्मा में जाएगा, पोलन ट्यूब बना के मेल गैमेट को ट्रांसफ़र कर देगा ओवरी में ओवा के साथ फर्टिलाइजेशन करने के लिए। पोलिनेशन देखो तो पोलिनेशन का मतलब क्या? ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर. If the same flower or a different flower of the same plant, it is self-pollination. If the different flower of a same species, it is a cross-pollination. Then the pollen germinate on stigma of gynoecium and forms a pollen tube and transfer the male gamete to ovule in the ovary. ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन का वो तो लोअर स्टैंडर्ड का है, इसलिए आपको पता चल जाएगा। फर्टिलाइजेशन, male and female gametes are fused together and leads into the formation of zygote, and this process of fusion is called fertilization. Since it is a fusion of gametes, it is called syngamy. तो syngamy और fertilization दोनों कैसा है? दोनों वर्ड सेम ही है। उसमें दो टाइप के फर्टिलाइजेशन आता है, एक तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या? जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, दैट इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दैट अकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि फिश, एम्फीबियंस में फ्रॉग, अलगी, वो सब। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में कैसा? तो क्या इट इज अकरिंग इनसाइड द बॉडी, यानी कि स्पर्म एंड ओवम का जो मिलन है वो बॉडी के अंदर ही होगा। फ्रॉग्स में ऐसा नहीं है। फ्रॉग्स के अंदर कैसा होगा कि जैसे कि फीमेल फ्रॉग नीचे होगी, उसके ऊपर आएगा मेल फ्रॉग। मेल फ्रॉग पुश करता जाएगा, फीमेल फ्रॉग अपने अंडे निकाल दी जाएगी और मेल फ्रॉग जो पुश करेगा उससे स्पर्म बाहर निकल दे जाएंगे। तो स्पर्म और अंडे यानी कि एग्स दोनों बाहर, बॉडी के बाहरी फर्टिलाइजेशन होके जायगोट बन जाएगा। हियर इंटरनल फर्टिलाइजेशन में बॉडी में होता है। एग्जांपल रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। हियर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द body. Female gamete is inside the female body and the male gamete is transferred to the female body where fertilization occurs inside the female body. In animal, large number of sperms are produced and only one sperm fertilizes the egg. In angiosperm, male gametes are non-motile. In that situation, pollens are carried to female flower by vectors. यानी कि प्लांट्स के अंदर जो मैंने बताया वो कि भाई पोलिनेशन करने के लिए वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। एंड आफ्टरवर्ड्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, यानी कि सिनगैमी leads to the formation of zygote, that is fertilization. fertilization हो जाएगा तो क्या बनेगा? zygote बनेगा. So that is fertilization.
बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस, यानी कि हैप्लॉइड सेल से और जाइगोट डिप्लॉइड होगा। अभी आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी कि क्या होगा, पहले क्या होता क्या है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। पहले था हमने देखा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, चलो हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। अभी आता है तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर जब जा रहा है तो क्या कि कौन सी चीज़ होती रहेगी, जाइगोट तो बन गया बराबर, साथ साथ में हार्मोन्स का भी सिक्रीशन होता रहेगा, इस बाजू डेवलपमेंट भी होता रहेगा। कौन सा डेवलपमेंट होता है, माइटोटिक डेवलपमेंट। सो वी हैव ऑलरेडी सीन 3 फेजेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन। नंबर 1 प्री फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले, दूसरा फर्टिलाइजेशन और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, कि भाई क्या होने वाला है पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर। सो इवेंट्स दैट अकर आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, लाइक मल्टीप्लिकेशन ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस विल टेक प्लेस। तो सबसे पहले क्या आएगा, जाइगोट के बाद क्या आएगा, एम्ब्रियोजेनेसिस। So let us talk about zygote. So external fertilization, zygote is formed outside the body and especially in water as the medium. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात हुई है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर पानी का होना ज़रूरी है, क्योंकि वो आउटसाइड द बॉडी है। जाइगोट इज फॉर्म आउटसाइड द बॉडी, तो आउटसाइड द बॉडी अगर पानी नहीं होगा तो वो जो सेल्स होंगे, स्पर्म एंड ओवम जो होगा वो ड्राई हो जाएंगे और फिर फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे, इसलिए पानी का होना ज़रूरी है। सो इन विच मीडियम the external or water is the medium which requires in which fertilization, external fertilization, while internal fertilization occurs in the body, and the development depends upon what, the type of the cycle of an organism and the environment of the zygote of an organism. So these are the two important things likely to be asked as a 1 mark question for the development, that it depends on what, life cycle of an organism and the environment of the zygote. Let us see the example. Fungi और algae के अंदर zygote is within the thick cell wall spore called zygospore, which rests before the germination and undergoes the process of meiosis to produce the haploid individuals, leading to haplontic life cycle. यहाँ पे algae और fungi के अंदर स्टार्ट कहाँ से होता है, हैप्लॉइड से। जाइगोट बन रहा है और जाइगोट में से जो इंडिविजुअल बनेगा वो भी कैसा होगा, हैप्लॉइड। तो उसकी ये लाइफ साइकिल कैसी हो गई, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एनिमल्स में अलग सी बात है, क्योंकि एनिमल्स के अंदर जो बॉडी सेल्स होंगे वो कैसे होंगे, डिप्लॉइड बराबर। फिर जाएगा स्पर्म एंड ओवम बनाने के लिए, क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड। जब स्पर्म एंड ओवम दोनों कंबाइन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट। सो जाइगोट इज व्हाट टाइप ऑफ सेल, इट इज अ डिप्लॉइड वन। और जब डिप्लॉइड डेवलपमेंट में जाता है, देन इट प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ सेल्स that is going into the growth and development of embryo, resulting into an individual which is going to have diploid cells as a process of mitotic cell division. तो यहाँ पे जो लाइफ साइकिल होगी वो डिप्लॉइडिक होगी, लेकिन जो गैमेट्स बाद में प्रोड्यूस होते हैं वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड्स। सो हियर इन एनिमल्स इट स्टार्ट्स विथ 2n, देन इट प्रोड्यूसेस n, देन बाय द फ्यूजन ऑफ, तो यहाँ पे ये मेल एंड ये फीमेल, so here 2n n and then both of them combines, it again becomes 2n. So starting with diploid, the gametes becomes haploid, combines together, then it forms a diploid zygote and a new organism with a diploid cells are produced. In higher plants, zygote forms embryo and it is diploid. Plant called sporophyte produces sporangia, in which meiosis occurs, producing haploid spores and leaves a diplontic life cycle. It is just like the animals. The next one is embryogenesis, that means formation of embryo from the zygote. यानी कि अभी zygote diploid था, एक सेल का था, उसमें से 2 सेल, 2 में से 4, 4 में से 8, 8 में से 16, फिर मोरुला, ब्लास्टुला, ग्रेस्टुला, ऑर्गेनोजेनेसिस, और धीरे धीरे ऑर्गन्स प्रोड्यूस करना शुरू हो जाएगा। दैट प्रोसेस इज रिजल्टेंट ऑफ the mitosis, and this development of embryo is known as embryogenesis. It is through cell division and cell differentiation. On the basis of development of zygote, animals are 2 types, oviparous and viviparous. oviparous का मतलब क्या, वो जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन अंदर होगा लेकिन बेबी का डेवलपमेंट, यंग वन का डेवलपमेंट, ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट बाहर होगा, यानी कि बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, ये सब एग लेइंग एनिमल्स हैं। उनका फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, फीमेल बॉडी के अंदर, लेकिन डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, अंडे के अंदर, दैट इज एग, इट इज इनसाइड द एग। सो डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस आउटसाइड द बॉडी, इनसाइड एन एग। वाइल विविपेरस में कैसा, फर्टिलाइजेशन भी अंदर हुआ एंड डेवलपमेंट भी अंदर होता है, इनसाइड द वोम। इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जाइगोट फॉर्मेशन इज द ओव्यूल,
दैट इज ओवरी, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस जो भी कुछ है वो सब गिर जाएंगे, ओवरी डेवलप हो जाएगी, ओवरी धीरे धीरे डेवलप होती है फ्रूट्स में, ओव्यूल्स धीरे धीरे डेवलप होते हैं सीड्स में। लेकिन कुछ ही प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर सेपल्स साथ में रहते हैं, तो फ्रूट्स के साथ में सेपल्स रहते हैं, वो परसिस्टेंट वाले हो जाते हैं। सो इन सम प्लांट्स सेपल्स आर सीन अटैच्ड टू दी ओवरीज, right? So these are related to what? Embryogenesis. So oviparous and viviparous. Let us come to the another type of reproduction where it is produced in the laboratory, that is tissue culture. The process of tissue culture is also known. It is not coming under the title sexual reproduction. It is totally different. Tissue culture is also known as what? Micro propagation. Micro का मतलब छोटे छोटे सेल्स को हम लेके एक कल्चर मीडियम में डाल के उसको डेवलप करने के बाद फिर क्लाइमेटाइज करने के बाद उसको फील्ड में ग्रो करना, यानी कि एक छोटे सेल में से एक बड़ा पौधा ग्रो करना. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ टिश्यू कल्चर. इट इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोपोगेशन. इट इज अ टेक्निक बाय विच सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट कॉल्ड एक्स प्लांट. यानी कि अगर मुझे मूंगफली, मान लो कि भाई मूंगफली की सीज़न नहीं है, या तो फिर मूंगफली ग्राउंडनट जो है, इट इज़ वेरी हार्ड फॉर मी टू ग्रो इन द फील्ड if I am sowing the seeds, then which is the easiest way to grow? I will take the embryo from the groundnut and then I will grow it in the culture medium. So groundnut का जो एम्ब्रियो मैंने लिया वो हो गया मेरा एक्स प्लांट. ज़रूरी नहीं है कि ग्राउंडनट का एम्ब्रियो में से ही हो सकता है. आई कैन टेक द टिश्यू ऑफ एनी रूट, स्टेम एंड लीव्स एंड आई कैन स्टार्ट ग्रोइंग बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी नोन एज टोटिपोटेंसी. टोटिपोटेंसी का मतलब होता है a tendency of a cell to grow and divide. That is the meaning of totipotency. And सभी plants जो होते हैं उसके पास वो cells होते हैं जो मेरिस्टेमेटिक होते हैं, वो टोटिपोटेंसी नेचर वाले ही है. So that's why it is very easy to grow certain plants, especially which are having difficulty to grow in the unfavorable climates, can be grown with the help of tissue culture. तो जो प्लांट मैं ले रहा हूँ ग्रो करने के लिए टेस्ट ट्यूब में, उसे कहते हैं एक्स प्लांट. और जो प्लांट में टेस्ट ट्यूब के अंदर जो ग्रो करना चाहता हूँ उसे कहते हैं एक्स प्लांट. और टेस्ट ट्यूब के अंदर जो मीडियम रखेंगे नरिशमेंट करने के लिए उसे कहते हैं आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम. और इट इज़ नथिंग बट द मीडियम विच कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स फुल ऑफ मिनरल्स, नरिशमेंट एंड ऑल दिस थिंग्स, एंड इट इज़ इन द टेस्ट ट्यूब. दिस देन फॉर्म्स कैलस. ये क्या होगा? धीरे धीरे कैलस बन जाएगा. कैलस का मतलब होता है मैंने जो एम्ब्रियो जो ग्राउंडनट में से लिया है उसको मैं कल्चरल मीडियम में ग्रो कर रहा हूँ, तो उसमें से धीरे धीरे बहुत सारे सेल्स डेवलप हो जाएंगे, एंड दैट इज अनडिफरेंशिएट सेल्स, एंड दिस मास ऑफ अनडिफरेंशिएट सेल इज नोन एज कैलस. फिर धीरे धीरे डिफरेंशिएट होता जाएगा, रूट, स्टेम, लीव्स बनती जाएगी, ट्रांसफर ऑफ सॉइल और पॉट्स आर ग्रोन टू मैच्योरिटी, ऐसा होता जाएगा धीरे धीरे. So this is how the tissue culture is working. This is how the tissue culture is done. उसका खुद का एक एडवांटेज डिसएडवांटेज है. एडवांटेजेस क्या है? अनलिमिटेड नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी ग्रोन इन शॉर्ट टाइम. यानी कि अगर मुझे कोई भी पौधा उगाना है तो मुझे सीड में से उगा सकता हूँ, या तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से उगा सकता हूँ. तो अगर सीड में से उगा रहा हूँ देन इट इज़ गोइंग टू टेक मच टाइम. अगर मैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से उगा रहा हूँ देन आई एम फेसिंग अदर प्रॉब्लम्स ऑल्सो. बट सपोज इफ एंड दैट मीन्स आई एम फेसिंग प्रॉब्लम विथ ग्रोइंग ओनली वन पार्ट ऑफ द प्लांट. दैट मीन्स अगर हिबिस्कस दिया तो मैं ब्रांच या तो फिर उसको कटिंग करके मैं उगा दिया, तो दैट मीन्स आई विल गेट ओनली वन प्लांट. बट इफ आई वांट टू ग्रो इट इन लार्ज नंबर्स, then which method I have to use? Tissue culture. The another advantage is it can produce plants with the disease free. यानी कि उसके अंदर कोई डिजीज नहीं होगा, बिकॉज दिस इज डन इन अ स्टीराइल कंडीशन. उसके पास कोई भी डिजीज नहीं होगा. एज फॉर एग्जाम्पल ऑर्चिड्स, दहलिया, कार्नेशन, क्रिसेंथेमम एक्सेट्रा. लेकिन इसके एडवांटेजेस है तो साथ साथ में डिसएडवांटेजेस भी है. एक तो टीडियस प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग तो चलो समझे, लेकिन टीडियस प्रोसेस ज़्यादा रहता है. टीडियस प्रोसेस इन द सेंस छोटे छोटे सेल्स को आपको निकालना पड़ता है. अगर कैलस बन गया तो कैलस को संभाल के निकालना पड़ता है, उसको तोड़ना पड़ता है, और उस कैलस को तोड़ने के बाद उसको वापस कल्चर मीडियम में डालना है, यानी कि सब कल्चर मीडियम में डालना है. वी विल सी दिस टेक्निक्स इन द चैप्टर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. द अनदर वन इज इट्स एक्सपेंसिव, क्योंकि कल्चर मीडियम बनाओ,
कल्चर मीडियम लाओगे, कल्चर मीडियम अगर एक बार सॉलिडिफाई हो गया तो आप उसको रीयूज़ नहीं कर सकते, उसके अंदर जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हो दैट इज ऑल्सो कॉजिंग द चार्ज. सो इट इज़ एन एक्सपेंसिव वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ व्हाट, इट नीड्स स्टीराइल कंडीशंस. यानी कि अगर आप स्टीराइल कंडीशंस में काम नहीं कर रहे हो और सब कुछ होने के बाद अगर बैक्टीरिया लग गया तो पूरा का पूरा जो होगा वो वेस्ट हो जाएगा. सो इट हैज़ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. Apart of this, you will be seeing the deviations in sexual reproducing animals. Deviation का मतलब क्या? Sexual reproduction का मतलब होता है भाई fusion of male and female gametes. और उसके अलावा सामने deviation के ज़रूर नहीं है कि male and female gametes से ही वो होगा, क्योंकि self fertilization में भी हो जाता है. Bisexual animals, hermaphrodites, earthworm, tapeworms and leech, they produces both sex cells, sperm and ovum. लेकिन जब उनको रिप्रोड्यूस करना है तो ज़्यादातर वो लोग सेल्फ फर्टिलाइजेशन से नहीं करते, एक्सचेंज ऑफ गैमेट से कर लेते हैं. द अनदर डेविएशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज पार्थेनोजेनेसिस. पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या? इट इज अ प्रोसेस इन विच ओवम डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल विदाउट बीइंग फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म. यानी कि फीमेल को प्रोड्यूस करने की इच्छा हो गई तो वो एक स्टेज मैच्योर होके अपने अंडे रखना शुरू कर देगी. दैट मीन्स विदाउट द फर्टिलाइजेशन द न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड. यानी कि फर्टिलाइजेशन करने के लिए सबसे पहले स्पर्म की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ तो एनिमल ने क्या किया, भाई मुझे स्पर्म की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप खुद ही अपना खुद का एक कॉपी बना देता हूँ. सो कहाँ पे देखने को मिलता है? हनी बी, एंड्स, टर्माइट्स एंड वेस्प, और यू कैन से इन डिप्लॉयड एफिड्स. ये जो मैंने बताया वो सब हैप्लॉयड है. बी, एंड्स, टर्माइट्स, वेस्प, वो सब हैप्लॉयड्स है भाई. डिप्लॉयड का एग्जांपल है एफिड्स. डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन दी ओवम. ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बाय दिस मेथड आर सिमिलर टू देयर मदर सेल्स. सिमिलर टू देयर मदर, यानी कि वो मदर खुद ही प्रोड्यूस करती है. एक फीमेल एंट है, वो उसको बच्चे प्रोड्यूस करना है, तो बच्चे प्रोड्यूस करने के लिए स्पर्म की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसको स्पर्म की ज़रूरत नहीं है तो फिर बच्चे प्रोड्यूस करना है, मेल नहीं मिल रहा है, बच्चे प्रोड्यूस करना है, तो कैसे यंग वंस या तो फिर ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेगी? बाय द प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस. मुझे भाई स्पर्म्स की ज़रूरत नहीं है, आई विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ एग्स विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो वो जो एंड्स आएगी, जो चींटी आएगी, या तो फिर हनी बी होगी तो हनी बी आएगा, या टर्माइट्स होगा तो टर्माइट्स आएगा, वो सब हैप्लॉयड होंगे, क्योंकि डिप्लॉयड तो होने वाले नहीं है. डिप्लॉयड कब होगा? जब स्पर्म आएगा तब. तो ये तो स्पर्म के बिना हो रहा है. पार्थेनोजेनेसिस में ऑल्सो इंड्यूस आर्टिफिशियल, ये हम कर सकते हैं अगर किसी के जैसे कि बीज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोड्यूसिंग हनी. ये सब हनी के लिए ना, हनी है तो वो ज़्यादा अच्छा है. एपायरीज एंड ऑल दिस थिंग्स आर देयर. एपीकल्चर इज देयर. तो उसके लिए अगर काम करना है, सो हॉर्मोन्स डाल दिए बीज के अंदर, तो बीज मेल के बिना बहुत सारे अंडे दे देगी. दैट इज इंड्यूस आर्टिफिशियल फॉर्मेशन ऑफ यंग वंस बाय द प्रोसेस नोन एज पार्थेनोजेनेसिस. बीज लिया, उसके अंदर हॉर्मोन्स डाल दिए, हॉर्मोन्स ले लिए, बीज जल्दी प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी, उसको स्पर्म की ज़रूरत नहीं है. बहुत सारे अंडे आए, अंडे में से बीज आई, बीज जाएगी बाहर, हनीज लेके गैदर करके वापस आएगी. सो इट इज़ यूज इन दिस टाइप ऑफ टेक्निक. इट इज़ ऑल्सो सीन इन रोटिफर्स एंड सम गैस्ट्रोपोड्स, मॉलस्क, सम क्रस्टेशियंस एंड सर्टन लिजर्ड्स. तो ज़रूरी नहीं है कि हनी बीज, एंड्स, टर्माइट्स और वेस्प के अंदर ही दिखाई देता है, दूसरे एनिमल्स में भी दिखाई देता है ये सब. गैगरी पिनकस 1936, he was the first to induce in a rabbit eggs by temperature changes in the chemical agents for producing the rabbits without fertilization of egg by the process known as parthenogenesis. So this is all about the chapter. One more point is still remaining related to the that bees have grandfather but bees does not have the father. जो bees होते हैं उसके grandfather होते हैं, उसके father नहीं होते हैं. That sort of a thing. One question is that I will show it to you maybe in the miscellaneous, but not now. It is not necessary at this stage, but I will show it to you. I hope you understood the whole topic and the whole lesson. If you have any doubts or any questions, please let me know in the comment box. Thanks very much and thanks for your patience.